फूल की तो मने है जी, फूल की तो मने है। राम राम जी। मुझे भी बहुत देर इंतजार करना पड़ा आपके बीच आने को, और आपने भी खूब इंतजार किया। कार्यक्रम तो पहले हो जाना था, लेकिन कुछ दिन टाल के आज मैं फिर आपके बीच हूं। पहले शांति बना लो, तभी बात होंगी। बना लो, शांति बना लो। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, आप सब शांति बनाए रखें, व्यवस्था बनाएं, तभी चौधरी साहब बोलेंगे। अभी संचालक महोदय ने कोई, हाँ रण भी होगा, संचालक महोदय ने अपनी पंक्ति सुनाई, लेकिन योगी तो ना तो मेहनत जैसे लगते, ना ही वो मेहनत करते। क्यों चिंता कर रहे? जनता कर देगी। अब के जनता ने तो मन बना लिया है, उत्साह देखो लोगों का। मैं आज इस अवसर पे दुष्यंत कुमार, जो प्रसिद्ध कवि थे, उनकी बहुत फेमस एक कविता है, एक पंक्ति सुना देता हूं नौजवानों के लिए, क्रांतिकारी उनके विचार। शांति बना लो। आप लोग शांति से सुने। हो गई है पीर, पर्वत सी पिघलनी चाहिए। हो गई है पीर, पर्वत सी पिघलनी चाहिए। मैं भी भूलने लगा। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दे की तरह हिलने लगी है, शर्त लेकिन थी ये बुनियाद हिलनी चाहिए। तो नौजवानों, बुनियाद हिलानी है, व्यवस्था बदलनी है। जिस व्यवस्था के चलते पिछली सर्दी में किसान बैठे थे राजधानी की सीमाओं पर अपनी मांगों को लेकर, अब दोबारा सर्दी आ गई। जिस व्यवस्था के चलते वो किसान की अनदेखी होती, जिस व्यवस्था के चलते लोकतंत्र में किसानों को कुचला जाता है और पीड़ित परिवारों को न्याय से दूर रखा जाता है, जिस व्यवस्था ने अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया, मेरे नौजवानों की नौकरी छीन ली, जिस व्यवस्था के चलते जिस जनपद के गन्ना मंत्री हैं वे अपने क्षेत्र के किसानों के साथ भी न्याय नहीं कर पाते। मैं जानता हूं कि 30 अक्टूबर का आंकड़ा है, हमारे शामली मिल की जो गन्ने की जो मिलें हैं, उन्हीं का जोड़ कर लोगे तो 373 करोड़ रुपए गन्ना किसानों का बकाया इसी जिले में, इसी जनपद में। तो ये बुनियाद हमें चेंज करनी है, हिलानी है। जो क्रूर शासक हैं, जो सोचते हैं कि जनता से मुंह मोड़ लो, चुनाव में दूसरे मुद्दे ले आओ, कभी पाकिस्तान, कभी तालिबान, कभी बाबर और अंग्रेज से लड़ना चाहते हैं। योगी जी गरीब आदमी पे यूएपीए लगाना चाहते हैं, बुलडोजर चलवाना चाहते हैं लोगों के मकानों पर। लेकिन एक भी दिन, एक भी तारीख 5 साल में हमने और आपने देखा है, आप भी गवाह हो, एक ऐसी तारीख, एक ऐसा पल नहीं आया कि योगी जी ने किसी पूंजीपति को या बड़े आदमी को कटघरे में खड़ा किया हो, क्या गरीब आदमी का पक्ष रखा हो, किसान का पक्ष रखा हो। अगर योगी जी चाहते तो यहां जो गन्ना किसानों का बकाया है, क्या सोचते हैं आप? अगर मंत्री जी दिल खोल के काम करते, अगर इनकी इच्छा शक्ति होती, अगर सरकार में किसान के दर्द और पीड़ाओं को समझने वाले लोग होते, चाहे दिल्ली में हो चाहे लखनऊ में हो, तो ये नौबत नहीं आती। क्या करना है उनको? कानूनी दाव पेच सब मालूम है, कानून सख्त है, कानून में तो प्रावधान 14 दिन का है, कानून में ब्याज का प्रावधान है। एक कानून चौधरी साहब के समय का बना था, जो मोदी जी ने उसको खत्म कर दिया। उस कानून में तो यह भी लिखा था
कि कोई मिल मालिक अगर जो है भुगतान समय पे नहीं करता बार बार, तो उसकी मिल भी सरकार एक्वायर कर सकती है। वह कानून उन्होंने खत्म कर दिया मोदी जी ने, लेकिन अभी भी कानून है। अगर ये चाहते तो किसानों को समय पे भुगतान हो सकता। और चुनाव के पहले हमें, आपको पता है, मोदी जी ने आके बड़ी बड़ी बात कही थी। आज चुनाव के पूर्व संध्या पे हम सब सोच रहे थे कि इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, गांव गांव गली गली हर बैठक पे चर्चा है कि गन्ने का भाव तय होना है, कुछ ना कुछ बढ़ेगा। लोग अनुमान लगा रहे थे, हरियाणा ने घोषित किया ज्यादा, पंजाब ने घोषित किया, उसके बाद सब लोग अनुमान लगा रहे थे कि कम से कम 400 पार तो होगा। खूब दबाव है किसानों का। योगी जी थरथरा रहे हैं, योगी जी हिल रहे हैं, उनकी बुनियाद हिल रही है और दिल जीतना चाहते हैं तो 400 से ज्यादा देंगे। लेकिन क्या दिया? क्या भरपाई हुई किसानों की? लागत भी पूरी नहीं होती। तो 5 साल में जो किसान के लिए इतनी महाकंजूस सरकार रही हो, किस तरह से लागत बढ़ती आई आपकी। सबसे पूरे देश में सबसे महंगी बिजली। बनत के लोग आए थे अभी, उन्होंने बड़ा आशीर्वाद मुझे दिया, धन्यवाद करता हूं। पिछले साल बनत के ही एक मजदूर जो 4 साल से हरियाणा में भट्टे में मजदूरी कर रहा था, जिसके घर में कोई कनेक्शन नहीं था, कोई बिजली नहीं आ रही थी, उस एक गरीब के घर भी 1,37,000 रुपए का बिजली का बिल योगी सरकार ने, योगी जी ने खुद पहुंचाया। बताओ बनतवासियों, 1,37,000 का बिल आया था उस पर भी। कोई मजदूर कैसे भर देगा? कोई किसान कैसे भर देगा ऐसे बिल को? अब किसानों को डर लग रहा है क्योंकि आपके ट्यूबवेल पे भी मीटर लग रहे हैं। और किसान जो बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उनकी मांग कृषि कानून को लेकर है। लेकिन एक बड़ी बात है जिस पे चर्चा हम लोग नहीं कर रहे। मोदी जी चाहते हैं कि बिजली कानून 2003 को बदल दिया जाए। आज बिजली एक्ट के तहत उपभोक्ताओं की अलग अलग श्रेणियां हैं, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, और ये जो कानून बनाना चाहते हैं कि सारी श्रेणी एक हो जाएगी। किसी भी राज्य सरकार में जो रेट का निर्धारण की जो प्रक्रिया है या जो आयोग बने हैं, उनके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। बिजली कानून अगर ये मोदी जी जैसा बनवाना चाहते हैं, अगर बन गया, अगर हम और आप चूक जाएंगे, जिस तरह से आपने अभी देखा उपचुनाव में थोड़ी सी आपने इनको चोट पहुंचाई, हिमाचल प्रदेश के, राजस्थान के, हरियाणा के लोगों ने थोड़ी उनको चोट दी और तुरंत जो है उन्होंने टैक्स कम करके, घटा के डीजल और पेट्रोल के भाव आपके लिए कम किए। ये वो चोट का कारण परिमाण है, वही कारण है कि उनको एहसास हो रहा है। अगर हम और आप चूक गए तो ये बिजली कानून में संशोधन भी सरकार लाएगी। एक श्रेणी में सब आ जाएंगे और फिर दिल्ली में बैठ के अंबानी और अदानी जैसे लोग कितना बिजली का बिल आपके घर में पहुंचना चाहिए, ये लोग तय करेंगे। हम और आपके हाथ में कुछ बस में रहने वाला नहीं। मैं सचेत कर रहा हूं, 14 दिन की बात मैं कह रहा हूं, 14 दिन की बात हर एक किसान जानता है कि ये हमारा हक है। आज नहीं मिल रहा 14 दिन में, 1 साल 1.5 साल पीछे मिल रहा है, तब भी कोई शिकायत किसान नहीं कर रहे हैं कि मिल जा। लेकिन हम और आप जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि आज कानून में 14 दिन का प्रावधान है। वो 14 दिन का जब प्रावधान जब तक कानून में लिखा जाएगा, देश के न्यायालय में, लोकतंत्र में, देश की सदन में, सड़क पे हम और आप बैठ के अपना विरोध भी जता सकते हैं और पूछ भी सकते हैं और हिसाब भी ले सकते हैं कि 14 दिन हो लिए। लेकिन अगर हम और आप चूक जाएंगे और बाबर और औरंगजेब को गोली देकर, कैराना पलायन की बकवास करके ये लोग वापिस अगर सत्ता में आ गए, तो ये 14 दिन का प्रावधान भी कानून से मिटने वाला है, ताकि हम और आप, कोई भी किसान अपना हक ही ना मांग सके। ये कोई बनावटी बात नहीं है, ये मत सोचना। बिजली की बात 2018 से हमने कहनी शुरू कर दी थी और आज असलियत है। आज एहसास हो रहा है लोगों को, उस समय एहसास नहीं था। यह भी बात कोई मनगढ़ंत बात नहीं, बनावटी बात नहीं है। नीति आयोग सिफारिश कर चुका, जो
किसान की लागत पे जो फैसला लेने वाला केंद्रीय आयोग है, उसने सिफारिश पे हामी भर दी और केंद्र सरकार पे वो प्रस्ताव भेज चुके हैं कि 14 दिन को हटा दो। और किसान को गन्ने की जो मिल है, चीनी जो मिल है, उनके पूंजीपतियों की कमर टूट जाती है। वो ब्याज नहीं चुका पाते, बैंकों से लोन लेकर जो है किसान का भुगतान कर पाती है मिल। ये दलील दी है, ये दलील दी है जो आपके वकील बैठे हैं दिल्ली में, ये दलील उनको मोदी जी के आगे रखी जा रही है। और अगर हम और आप चूक जाएंगे तो निश्चित तौर पे 14 दिन का आपका जो आज हक है, वो हक आपसे छीन लिया जाएगा। वो कह रहे हैं किस्तों में दो, 14 दिन की बात खत्म करो, किस्तों में दो। अगर आपने गन्ना सप्लाई कर दिया और कई किस्तों में 1 साल, 2 साल, 3 साल में आपको पेमेंट मिलेगा, क्या हो रहा है गुजारा? बच्चों की फीस भर पाओगे? शादी में जिस तरह से बैंड बाजे के साथ और शान के साथ, हालांकि मेरे विचार तो अलग है, मैं तो चाहता हूं शादी में ये सब नहीं करो। मेरी खुद की बारात में 50-60 लोग गए थे, चौधरी साहब भी ऐसे ही चाहते थे, सादगी से, लेकिन आपके बस में नहीं रहना। तो ऐसी जालिम सरकारें हैं, ऐसी व्यवस्था को बदलना है तो बहुत ही समझदारी से हमें और आपको आगे मिलकर चलना हो, बहुत प्रयास करने पड़ेंगे। ये सभा तो आपने बहुत अच्छी कराई है, लेकिन जितने लोग टिकट मांग रहे हैं उनको भी मैं हिदायत देता हूं, वो चिंता मत करो। और जितने हमारे बैठे हैं कार्यकर्ता, उनको भी मैं कहता हूं कि अपनी चाल और दुगनी तेज करो। ये हम और आपको रोकने की भरपूर कोशिश करेंगे। लखीमपुर की घटना हुई थी, उस दिन भी रोकने की कोशिश की थी। मैं बरेली गया, उसके बाद उनके अंतिम अरदास पे किसानों के उन परिवारों के बीच जाना चाहता था, वहां भी उन्होंने रोकने की कोशिश की, लेकिन रुका तो नहीं। मेरा काम रुकने का नहीं है। मैं खुले दिल से आपके वादा करता हूं, अगर इतना हुआ ना बनाओ, इतना हुआ ना बनाओ, जनता ने बनाया था, जनता बिगाड़ देगा। जिस रास्ते पे चलकर मुझे तरक्की मिलती हो, या मेरी सीट बढ़ जाए या वोट बढ़ जाए, लेकिन आपका नुकसान होता हो, उस रास्ते पे मैं कभी बढ़ूंगा नहीं। और अगर आपकी हानि हो रही है, आपके साथ अन्याय हो रहा है, मुझे आपके बीच पहुंचना है और ये लोग रोकेंगे, मैं रुकूंगा नहीं। यही मेरा काम है। जब आपने मुझे पगड़ी पहनाई है, चौधरी अजीत सिंह जी के जाने के बाद, जिस तरह कभी चौधरी चरण सिंह जी के जाने के बाद हमारे बुजुर्गों ने चौधरी साहब पे विश्वास किया था, जब आपने मुझे वो पगड़ी पहनाई है तो मुझे पूरी तरह एहसास है कि वो पगड़ी के मायने क्या है। बहुत बड़ी इज्जत, बहुत बड़ा विश्वास, और मैं पूरे समर्पण के साथ नतमस्तक हो गए जनता के आगे झुकता रहूंगा। लेकिन जहां आपकी लड़ाई होगी, कभी आगे किसी गैर के आगे झुकने वाले काम नहीं करूंगा। हमें यूपी की फिजा बदलनी है। मैंने सपना देखा है अपने शामली क्षेत्र के नौजवानों के लिए। अगर आप व्यवस्था बदलना चाहते हो, इनकी बुनियाद हिलाना चाहते हो, वैसे आना तो आज ही था मुख्यमंत्री जी को। उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। ऐसी कोई बात नहीं योगी जी, उंगली वाली बात पुरानी हो गई, ऐसी कोई बात नहीं। कैराना में कही गई थी और कैराना में आपने कर दिया था, कर दिखाया था। कल जब आएंगे योगी जी, हम तो पूछना चाहते हैं, हम तो बीजेपी के हर नेता से पूछना चाहते हैं, प्रदेश का नौजवान, मैं तो आपको कहता हूं, आप पूछो क्यों नहीं हो रही भर्तियां, कब होंगी भर्तियां, कब मिलेंगी नौकरी। 70 साल नौकरी दूंगा, 70 लाख नौकरी दूंगा 5 साल के अंदर, उन्होंने कहा था, योगी जी ने कहा था।
आज पूरे देश को पाट दिया, 4.5 लाख नौकरी दी है। खुद कह रहे हैं कि 4.5 लाख नौकरी दी गई, 70 लाख का वादा किया था। सारी सरकारी उपक्रम कंपनियों को बेचने में जुटे हैं, कहां से नौकरी मिलेंगे? जब सरकारी नौकरी नहीं बचाएंगे, विभाग में भर्ती नहीं हो रही तो क्या करोगे? आरक्षण लेके क्या करोगे जब नौकरी नहीं निकलेगी? तो इसलिए मैंने नौजवानों को बहुत बड़ा सोच समझकर वादा किया है। क्या वादा है, याद है आपको? बस आपके जुबान पे आ गई बात, जो मेरे दिल की बात। ये बात लोगों को लगता होगा बहुत बड़ी बात, लेकिन आप हिसाब लगा लो, प्रदेश के अगर 5 साल में हम 3% लोगों को भी नौकरी नहीं दे पाए, 3% ही तो है, 5 साल में 3% को भी रोजगार अगर हम लोग नहीं दे पा रहे सरकारी क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में, तो क्या फायदा? लाना था ऐसी सरकार पे, ऐसी सत्ता को 2 मिनट में मैं ठोकर मार दूंगा जिससे आपको फायदा नहीं मिलेगा। नहीं चाहिए। और मैं तो चुनाव जीत के भी देख लिया, चुनाव हार के भी देख लिया, कोई आफत नहीं आ रही, कोई आफत नहीं आ रही। हम वही हैं, आप वही हो। ये जरूर है कि कष्ट बढ़ गए, बोझ बढ़ गया आप पे, उस चीज का मुझे एहसास है और मुझे लगता है कुछ आपको भी एहसास हो लिया। बस जो कमी रह गई हो, जो मुजफ्फरनगर वाले साथियों को मलाल हो दिल में, कोई बात नहीं, चौधरी चरण सिंह जी भी एक बार चुनाव हार गए थे, लेकिन वो जो मलाल है उसे दूर करना तो एक ही रास्ता है। अगर अपने बेटे पे विश्वास करते हो, मुझे एक मौका देना चाहते हो, तो एक ही रास्ता है, 2022। मुझे भी एहसास है हम लोगों की मजबूती क्या है, हम लोगों की कमजोरियां क्या। हमारी मजबूती है ये नौजवान, ये हल्ला बहुत करते हैं, सभा में भी आएंगे, ट्रैक्टर लगाएंगे, झंडा लगाएंगे, आक्रामक हैं, इनकी जरूरत है मैं, लेकिन जोश के साथ होश की भी जरूरत है। हमारी कमजोरी ये भी है कि हमारे संगठन का ढांचा बहुत कमजोर है, नहीं बच रहा संगठन। हमारे संगठन के सभी जिम्मेदार लोगों से मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले 2 माह के अंदर हर गांव में कार्यकर्ताओं को मैं देखना चाहता हूं, हर गांव में प्रशिक्षित कार्यकर्ता हमारे होने चाहिए। आज ही मैं ऐलान कर रहा हूं, आने वाले समय में हर रविवार को हम अभियान छेड़ेंगे, बहुजन उदय अभियान। जो वंचित समाज के लोग हैं, जो गरीब तबका है, जो मजदूरी पे गुजारा करते हैं, उनके बीच पूरी पार्टी के सभी जिम्मेदार लोग, जो पूर्व विधायक हैं या जो विधायक बनना चाहते हैं, जो जिला अध्यक्ष हैं, जो महासचिव हैं, और आप लोग भी अगर राजी हो तो आप भी साथ जाना। हर रविवार को उनके गांव में जाना है, उनके बीच जाना है, उनकी समस्याओं को समझना है, उनकी रग पे हाथ रखना है, उन्हें संगठन में जिम्मेदारी देनी है। संगठन में होगी भागीदारी, सत्ता में होगी हिस्सेदारी, ये बहुजन उदय अभियान का नारा है। अगले रविवार 14 तारीख में मैं उम्मीद करता हूं आप इसमें अभियान में जुड़ेंगे, और हर रविवार को समय निकाल के, ताकि जहां आज हमारी कमजोरी है वे कमजोरी दूर हो पाए। ना अब के मैं पहले करंट लगाऊंगा तब टिकट दूंगा। गन्ने के बारे में मैं बताना चाहता हूं, जो हमने फैसला लिया है, यह आखिरी पेरोई सत्र है गन्ने का जो अब चल गया, यह आखिरी सत्र है जहां आपको कष्ट झेलने होंगे। आगे आपको कष्ट झेलने की कोई जरूरत नहीं। जब आपकी सरकार आ जाएगी, 1.5 गुना लागत पे मूल पहले ही सत्र में घोषित करेंगे, और उसके बाद जो महंगाई का सूचकांक है, आपने देखा होगा सरकारी कर्मचारी होते हैं, वेतन बढ़ाओ वेतन बढ़ाओ, उनको आंदोलन करने की जरूरत नहीं होती, सरकार बढ़ा देती है। डियरनेस अलाउंस मिलता है उनको, महंगाई का भत्ता मिलता है उनको, जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है उनकी जो पगार तनख्वाहें बढ़ती जाती हैं। किसान के लिए ऐसा कोई सिस्टम नहीं, कोई सिस्टम नहीं, हर बार लड़ना पड़ता है, लड़ाई लड़नी पड़ती है, मांग करनी पड़ती है, सरकारों के खिलाफ लड़ना पड़ता है, सड़क पर आना पड़ता है, और तब भी
तब भी आपकी सुनवाई नहीं हो पाती। इसलिए सिस्टम से चलना होगा, सिस्टम बनाना होगा, व्यवस्था बनानी होगी किसान के पक्ष की। इसलिए हमने कहा है कि 1.5 गुना लागत पे गन्ने का भाव पहले सत्र में, और उसके बाद उस भाव को महंगाई की सूचकांक से जोड़ दिया जाएगा। उद्योग को भी मालूम होगा, मिल मालिक को भी मालूम होगा, और किसान को पहले मालूम होगा कि हमें भाव क्या मिलने जा रहा है। अब ये कह रहे सरकारी कर्मचारी सब तंग है, मैं जानता हूं, पुलिस वाले भी बहुत तंग हैं, लेकिन इनकी बात भी कही है हमने बहुत बढ़िया। अब ये मुस्कुरा तो रहे, लेकिन मैं नहीं चाहता इनकी नौकरी बिगड़ जा। कोई बात नहीं, इनकी लाठी भी खाई हमने, कोई बात नहीं। हमारी लड़ाई इनके लिए है, सर समाज के लिए है। न्याय का राज जो राम राज के ढोंग करते हैं, अच्छा शासन लोगों को मिल पाए। ये धर्म को मानते नहीं, धर्म में इबादत नहीं करते, धर्मों का दिखावा करते हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि उन विषयों को सत्ता और शासन से दूर रखना चाहिए। चौधरी चरण सिंह जी की यही खूबी और ताकत थी। चौधरी अजीत सिंह जी के जब जब वो जीते हैं, जब जब हमारे विधायक जीते हैं, आप हिसाब ले लो, वो जीत का एक समीकरण था। वो जीत का क्या समीकरण था वो आप जानते हो, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं। और आज आपके यहां पगड़ी देखकर, टोपी देखकर, आपको देखकर, मुस्कुराते चेहरों पर मुझे एहसास हो रहा है कि वो जीत का समीकरण आपने दोबारा एक बार बना दिया। वो हमारा भाईचारा है, भाईचारा। बीजेपी आज एक एक जाति पे सम्मेलन कर रही है, प्रजापति सम्मेलन, कभी जाट सम्मेलन भी करेंगे। एक जाति से कुछ नहीं होने वाला, एक जाति का वर्चस्व कभी नहीं बन सकता समाज में। लोकदल एक जाति की पार्टी नहीं है। आप मेरी जाति से पहचान मत करो, मेरे जज्बात को पहचानने का काम करो, मेरी भावना को समझने का काम करो। मैं अपने नौजवानों से खास तौर से कहना चाहता हूं। तो फिर हमारे घोषणा पत्र पे भी आप लोगों ने गौर किया होगा। मोटी मोटी बातें तो आपको पता है नौकरी की, और कोई भाई अगर पढ़ना चाहता है तो मैंने ट्विटर पे अपने एक पूरी लिंक दी है, उस पर आप अपने फोन पे ही उस चीज को पढ़ सकते हैं। जो 22 के हमारे 2022 के 22 संकल्प हैं, और पूरा मैनिफेस्टो हिंदी में और इंग्लिश में। आप चाहते हैं तो फोन पे ही आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आप उसको छपवा भी सकते हैं, गाँव में उसको बंटवा सकते हैं, बैठक में बैठ के लोगों को बता सकते हैं। ये प्रचार का अहम हिस्सा है। और हमने शायद देश में जितने चुनाव हुए, आप विश्लेषण कर लेना, आज तक किसी भी पार्टी ने चुनाव के 4 महीने पहले घोषणा पत्र जारी नहीं किया। यह हमारी ताकत बनेगी। जब तक चुनाव आ जाएगा सबको पता लग जाएगा हम क्या करने जा रहे हैं, और आप औरों से भी मांग सकते हो। और मैं तो मानता हूं कि अगर हमने घोषणा पत्र में जैसा हमने कहा है, हो सकता है इससे ज्यादा कुछ मिल जाए। हमने कहा है कि किसानों का पुराना बिल, किसान और बुनकर का पुराना बिल माफ करेंगे और अगली दर हाफ करेंगे। हो सकता है योगी जी कल आ रहे हैं, हो सकता है कल वैट पे कुछ छूट और दे दें, हो सकता है बिजली की कोई बात कर दें। मुझे ज्यादा विश्वास तो नहीं है, वो तो औरंगजेब को गाली देकर चले जाएंगे। वो कैराना पलायन पे कहेंगे। लिखवा लो मुझसे, उसके अलावा कुछ नहीं कहने के। गन्ने पे कुछ नहीं कहेंगे, वो कहेंगे हमने गन्ने पे इतना जो है पैदावार करा दिया। कभी खेत में तो गए नहीं वो तो बछड़ों के बीच घूमते हैं, खेत में तो गए नहीं। तो जैसे ये खेती का भी नाश कर रहे हैं, ये जो छुट्टे घूम रहे हैं खेतों में, ये भी तो नाश कर रहे हैं, किसान का नाश है। और ये सत्ता में बैठे हैं तो ये भी आपका नाश कर रहे हैं। तो छुटकारा लो, इनका इलाज करो। एक एक दिन बहुत कीमती है, अब वक्त नहीं बच रहा, 4 महीने नहीं बच रहे, एक एक दिन बहुत कीमती है। इसलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूं, मुझसे मिलने की होड़ मत करना, दिल्ली की दौड़ छोड़ दो। कोई टिकटार्थी अगर टिकट चाहता है हासिल करना, दिल्ली आना बंद करे, गांव में जाए, क्षेत्र में जाए, किसानों में जाए।
और गढ़ के मेले की, गंगा मेला की, दिवाली की, गोवर्धन की, सभी त्योहारों की, भैया दूज की आपको शुभकामनाएं। मैं इस बार मना तो नहीं पाया आपके बीच, मैं जानता हूं ये बार दिवाली भी सबके लिए फीकी रही, लेकिन मैं जानता हूं कि हम और आप साथ रहेंगे तो उजाला भी पहुंचेगा, तरक्की भी पहुंचेगी घर घर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।